एक ऐसी केस फाइल जिसने मेरठ से लेकर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। क्यों मुजरिम ने मारने से पहले आंखें बंद करने को कहा था? आखिर क्या गलती थी उस मासूम बच्चे की जिसे दुनिया में आने से पहले ही मार दिया गया? क्यों मुजरिम को इस बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि उसने कोई गुनाह नहीं किया है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे संग एंड तक बने रहिए। दोस्तों, इस केस फाइल की शुरुआत होती है मेरठ जिले से, जहां ब्रह्मपुरी में पूर्वा इलाही बख्श इलाके में सपना नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी। सपना की फैमिली में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था ममता। ममता सपना से बहुत प्यार करती थी क्योंकि एक तो वो घर में सबसे छोटी थी और दूसरी सबकी लाडली थी। वहीं सपना के पेरेंट्स भी अपनी दोनों बेटियों की हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। उन्हें किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने देते थे। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान जब सपना 6 साल की हो जाती है तब अचानक उसकी माँ चल बसती है, जिस वजह से परिवार में गम का माहौल छा जाता है। और सपना जो अभी छोटी बच्ची थी वो अपनी माँ को खोने के दुख में काफी उदास रहने लगती है। जबकि इनके पिता, जिनके कंधों पर अब 2 बेटियों की जिम्मेदारी थी, वो उनके सहारे जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। हालांकि ममता की भी उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, वो भी अभी सिर्फ 8 या 9 साल की ही थी। लेकिन माँ के जाने के बाद उसने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए परिवार को अच्छे से संभालना शुरू कर दिया। इसी तरह वक्त गुजरता गया और सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन एक बार फिर से दोनों बहनों की जिंदगी में एक बहुत बड़े तूफान ने दस्तक दी, जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। दरअसल माँ के जाने के बाद ममता और सपना ने किसी तरह अपने आप को संभाल लिया था। लेकिन जैसे ही चंद साल गुजरते हैं तो उनके पिताजी भी चल बसते हैं, जिस वजह से दोनों बहनें अकेली रह जाती हैं। अब इनके पास ना ही कोई सहारा था और ना ही पैसे थे। लेकिन ममता हिम्मत नहीं हारती है, बल्कि वो खुद को तो संभालती ही है, साथ ही सपना को भी समझाती है और शादी करने का फैसला करती है, ताकि इन दोनों को कोई ऐसा परिवार मिल जाए जो इन्हें दिल से अपना ले, जहां ममता और सपना पूरी तरह से महफूज हो। ममता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो कोई जॉब नहीं कर सकती थी, जबकि सपना अभी काफी छोटी थी, इसलिए ममता को शादी करना ही बेहतर लगता है। वो अपने कुछ करीबियों से एक अच्छा लड़का ढूंढने के लिए कहती है और जैसे ही लड़का मिल जाता है वो उसके साथ शादी करके मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र के अमहेड़ा गांव में आ जाती है। साथ ही सपना को भी इसी घर में ले आती है, जहां ममता का पति मुन्ना दोनों बहनों का खूब ख्याल रखता है। वो सपना को अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करता है और उसे कोई कमी महसूस नहीं होने देता। इसी तरह वक्त आगे बढ़ता जाता है और अब देखते ही देखते सपना भी 22 साल की हो जाती है, जिसके बाद ममता के ससुराल वाले उससे सपना की शादी करने के लिए कहते हैं और एक अच्छा लड़का तलाशना शुरू कर देते हैं। साल 2024 में सपना के लिए कई रिश्ते आते हैं, लेकिन बात बन नहीं पाती। पर साल 2025 में सपना के जीजा मुन्ना को रविशंकर नाम के एक लड़के के बारे में पता चलता है, जो मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के कीन्हा नगर का रहने वाला था और उसकी एक जनरल स्टोर की दुकान थी। बस ये रिश्ता मुन्ना को इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो सपना की शादी रविशंकर के साथ तय कर देते हैं और जनवरी 2025 में दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से करा देते हैं। जिसके बाद सपना हंसी खुशी अपने मायके से ससुराल पहुंच जाती है और घर की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर देती है, जिस वजह से ससुराल वाले भी सपना से काफी खुश होते हैं। और इसी तरह एक महीना गुजर जाता है। सपना की मैरिड लाइफ बहुत ही बढ़िया चल रही थी कि इसी दौरान उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बात की खबर जब वो अपने मायके और ससुराल वालों को देती है तो सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और रविशंकर और सपना को आने वाले बच्चे के लिए खूब सारी बधाइयां भी देते हैं। वहीं रविशंकर भी पिता बनने की वजह से काफी खुश था। लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद अचानक दोनों पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और ये झगड़े देखते ही देखते इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि परिवार वालों तक भी इनकी खबर पहुंच जाती है। लेकिन झगड़े का मुद्दा क्या था, ये बात किसी को नहीं पता थी। बस सपना जब भी अपनी बहन ममता से बात करती थी तो वो उसे यही कहती थी कि रविशंकर उसे मारता पीटता है और उस पर शक भी करता है। ये सुनकर ममता उसे समझाते हुए कहती है कि अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर देखना वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ममता की बात मानकर सपना रविशंकर के साथ रहने की कोशिश करती है, लेकिन इनके झगड़े खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ममता अब अपनी बहन को अपने घर बुला लेती है, क्योंकि ऐसी हालत में उसका रविशंकर के साथ रहना ठीक नहीं था। वो सपना को मारता पीटता था, इसलिए बच्चे और माँ की सलामती के लिए ममता अपने पति यानी मुन्ना को सपना के ससुराल भेजकर उसे अपने यहाँ बुला लेती है और इस तरह करीब 3 महीने पति के पास रहने के बाद सपना अपनी बहन के घर आ जाती है और रविशंकर से फिर ज्यादा बातचीत नहीं करती है।
और वो काफी उदास उदास सी रहने लगती है। ये देखकर ममता और मुन्ना दोनों सपना को समझाते हैं कि बच्चा होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और रविशंकर फिर से सपना के करीब आ जाएगा। इसी उम्मीद में 7 महीने और गुजर जाते हैं कि तभी 2 अगस्त को अचानक सुबह सुबह रवि सपना को फोन करता है और उससे कहता है कि मैंने रात को एक बहुत बुरा सपना देखा है। इस पर सपना उससे उस ख्वाब के बारे में पूछती है। तब वो बताता है, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे परिवार में अब कोई नहीं बचा, सबकी जान चली गई। इसके बाद वो सपना से पूछता है, मुन्ना जीजा कहाँ है? तब सपना उसे कहती है कि वो तो काम पे जा रहे हैं और दोनों बच्चे भी स्कूल गए, घर में मैं और ममता दीदी है। इतना कहकर वो रवि को मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि वक्त गुजर चुका था, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे को ना तो देखा था और ना ही कोई बातचीत की थी। वहीं सपना को लग रहा था कि शायद दूर होने की वजह से अब रवि जो है वो सुधर चुका होगा, इसलिए वो उसे मिलने के लिए बुला लेती है। जिस पर पहले तो रवि मना करता है, लेकिन बाद में करीब 10 बजे के टाइम पर ममता के घर पहुंच जाता है, जहां ममता उसे देखते ही मेहमान नवाजी में लग जाती है। क्योंकि भले ही उसके और सपना के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, लेकिन ममता के लिए रवि इस घर का दामाद था, इसलिए वो उससे बिना कोई सवाल जवाब किए इन दोनों पति पत्नी को बात करने के लिए अकेले कमरे में छोड़कर यहाँ से चली जाती है। ममता को लग रहा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और रवि उसकी बहन को खुशी खुशी अपने घर ले जाएगा, पर ये सिर्फ उसका एक भ्रम था। इधर जैसे ही ममता रूम से बाहर निकलती है, वैसे ही रविशंकर अंदर से दरवाजा लॉक कर लेता है और सपना से कहता है कि अपनी आंखें बंद करो। ये सुनकर सपना को लगता है कि शायद रविशंकर उसके लिए कोई गिफ्ट वगैरह लेके आया है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेती है और आंखें बंद होते ही रविशंकर उसकी गर्दन पर एक तेज धारदार हथियार से वार करता है, जिस वजह से सपना की चीख निकल जाती है और जैसे ही उसकी आवाज ममता सुनती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दौड़ते हुए सपना के कमरे तक जाती है जो फर्स्ट फ्लोर पर था और दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है। इधर सपना जो पूरी तरह से लहूलुहान हो चुकी थी, वो रविशंकर से अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की जान की भीख मांगती है, उसके सामने हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन रविशंकर तो आज बौखलाया हुआ था, इसलिए वो सपना की हालत पर जरा भी तरस नहीं खाता और उसकी गर्दन पर वार करता रहता है। जिसके बाद सपना कमरे से छज्जे की तरफ भागने की भी कोशिश करती है और अपनी बहन को आवाज लगाती है, लेकिन तभी रवि पीछे से आकर उसकी पीठ पर अटैक करके उसे दरवाजे के पास गिरा देता है और फिर घसीटते हुए दोबारा कमरे में ले जाता है, जहां वो सपना के शरीर पर एक के बाद एक कई वार करता है। हालांकि इस दौरान वो खुद भी बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, पर फिर भी वो रुकने का नाम नहीं लेता। जिसके बाद 25 मिनट तक रवि की क्रूरता बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार सपना तड़पते तड़पते दम तोड़ देती है। वहीं उसका बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था, उसकी भी जान जाती है और कमरे में एक अजीब सी शांति छा जाती है। इधर ममता के फोन करने के बाद अब मुन्ना भी घर पे आ जाता है, जो अपनी साली को बचाने के लिए दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहां का नजारा देखकर मुन्ना समझ जाता है कि सपना के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, इसलिए मुन्ना बिना वक्त गवाए कुछ पड़ोसियों को यहाँ बुलाता है और उनके जरिए दरवाजे को तोड़कर जब अंदर का नजारा देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि जमीन पर सपना की बॉडी पड़ी थी, जबकि रविशंकर अब भी कमरे में ही मौजूद था। इतने में यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। अब पुलिस को इन्फॉर्म किसने किया था ये तो नहीं पता, लेकिन पुलिस मौका वारदात पे पहुंच के पूछती है कि क्या रविशंकर यही रहते हैं। इससे पहले कि मुन्ना कोई जवाब दे पाता, रविशंकर पुलिस के सामने आ जाता है और कहता है कि मैंने आपको फोन किया था, मेरी बीवी की बॉडी ऊपर कमरे में पड़ी है और मैंने ही उसको मारा है। ये सुनते ही पुलिस फौरन फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाती है और कमरे का नजारा देखती है, जिसके बाद पुलिस के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। जमीन पर सपना की बॉडी पड़ी थी, गर्दन पर तेज धारदार हथियार के निशान थे और साथ ही उसके शरीर पर भी कई बार वार किया गया था। यहाँ तक कि बीच बचाव में सपना के हाथ भी कट चुके थे, जिनकी हड्डियां दिख रही थी। इस खौफनाक मंजर को देखकर एक तरफ जहां ममता और मुन्ना लगातार रो रहे थे, तो वहीं पुलिस भी काफी हैरान थी कि कोई पति अपनी ही पत्नी को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है, वो भी तब जब वो उसके बच्चे को दुनिया में लाने वाली हो। खैर, पुलिस सपना की बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद रविशंकर को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लाया जाता है, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और इस मामले की जांच शुरू की जाती है। पुलिस सबसे पहले मुन्ना का बयान लेती है और उनसे सपना के बारे में पूछती है, जिस पर वो पुलिस को बताते हैं कि सपना जब 6 साल की थी तब से वो मेरे पास रह रही थी। मैं उसे अपनी बहन की तरह मानता था और मैंने ही उसकी शादी रविशंकर से कराई थी, लेकिन शादी के बाद दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और जब ये हद से ज्यादा बढ़ गए तो मैं सपना को अपने घर ले आया और इसी बात से रवि नाराज हो गया और उसने सपना की जान ले ली। इतना कहकर मुन्ना रोना शुरू कर देता है, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि सपना को मारने के पीछे यही एक वजह नहीं है, बल्कि कोई और भी बात है।
लेकिन क्या? ये जानने के लिए पुलिस अब रविशंकर से पूछताछ करने का फैसला करती है और जब उससे पूछती है कि उसने अपनी ही पत्नी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा, तब वो पुलिस के सामने खुलासा करते हुए कहता है कि शादी के बाद मैं और सपना दोनों काफी खुश थे। दोनों ही अपनी मैरिड लाइफ को काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन 1 महीने बाद जब सपना प्रेग्नेंट हो गई तो मेरे दिमाग में शक पैदा हो गया। रवि को ऐसा लगा कि ये बच्चा उसका नहीं है, बल्कि शादी से पहले सपना ने किसी और शख्स के साथ रिलेशन बनाया था। इसी वजह से दोनों के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगे। एक तरफ जहां परिवार के लोगों को बच्चे की दुनिया में आने का इंतजार था, तो वहीं रविशंकर इसे अपना मानने को तैयार ही नहीं था। वो सपना पर अब हद से ज्यादा शक करने लगा था। आए दिन होने वाले कलेश की वजह से अब सपना भी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो उसे छोड़कर ममता के घर जाने का फैसला कर लेती है। पर रवि उसे वहां जाने से मना करता है। उसने पुलिस को बयान देते हुए कहा कि मैं मना करता था कि बहन और जीजा के घर मत जा, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती। मैंने सपना से कहा कि अब तक तुम्हें जितना रहना था तुमने रह लिया, बस अब मत जाओ, लेकिन इसके बावजूद भी वो मुझे छोड़कर चली गई, जिस वजह से आसपास के लोगों ने मुझे ताने मारने शुरू कर दिया और मेरा मजाक उड़ाने लगे। हालांकि अगर यहाँ कोई समझदार इंसान होता तो वो लोगों की बातों को इग्नोर करता, क्योंकि समाज तो आज तक किसी का हुआ ही नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास के लोग सबसे ज्यादा समाज के बारे में सोचते हैं और उन्हें हर वक्त बस यही फिक्र सताती है कि लोग क्या कहेंगे। बस यही सोच रविशंकर की भी थी। उसके जहन में ये बात घर कर गई थी कि उसकी पत्नी ने उसकी इज्जत डुबो दी। बस उसी दिन रवि ने फैसला कर लिया कि वो अब सपना को जिंदा नहीं रहने देगा। उसने मार्केट से एक तेज धारदार चाकू लिया और 2 अगस्त को बुरे सपने का बहाना बनाकर सपना को फोन किया और उससे बातों ही बातों में सबसे पहले मुन्ना जीजा के बारे में पता किया कि वो इस वक्त घर पे है या फिर नहीं। जब सपना ने ना में जवाब दिया तो रवि को मुन्ना के घर जाकर सपना की जान लेने का मौका मिल गया। वो पूरी तैयारी के साथ मुन्ना के घर पहुंचता है और सपना की जान ले लेता है और वहां से भागने की कोशिश भी नहीं करता, बल्कि पुलिस को फोन करके कहता है कि मैंने ही अपनी पत्नी को मारा है, आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। दरअसल रवि ने पहले ही सोच लिया था कि वो डर के भागेगा नहीं, क्योंकि उसकी नजर में उसने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उसने अपनी खोई हुई इज्जत का बदला लिया था, जो सपना की वजह से कहीं ना कहीं खराब हो रही थी उसके मुताबिक। इसलिए उसने सपना को ही रास्ते से हटा दिया। वहीं जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो उससे पता चलता है कि रवि ने सपना पर इतनी बेरहमी से वार किए थे कि उसकी हड्डियां तक नजर आने लगी थी। और वो यहीं पे नहीं रुका, इसके बाद भी उसने कई सारे वार किए, जिनका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया है। आपको बता दे, वो हथियार पुलिस ने मौकाए वारदात से बरामद किया और मुन्ना और ममता की तहरीर पर रवि के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया, जिसके बाद उसे 3 अगस्त को कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां रवि के चेहरे पर किसी को ना तो कोई पछतावा दिखा और ना ही कोई शिकन, मानो उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। इधर सपना के बारे में सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि सभी ने छोटी सी सपना को बड़ा होते हुए देखा था। लोग अपने अपने काम छोड़कर उसकी अंतिम झलक पाने के लिए घर की तरफ दौड़ पड़े। जिस मोहल्ले से शादी के बाद सपना की विदाई हुई थी, वहीं से 3 अगस्त को उसकी अर्थी उठाई गई। सपना के पड़ोस में रहने वाली महिलाएं जो बचपन से उसे जानती थी, उन सभी की आंखें नम थी। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि अगर रवि को सपना से कोई शिकायत थी तो वो उसे डिवोर्स दे देता, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सपना की शादी को कुछ टाइम ही नहीं हुआ था अभी। उसने जिस शख्स के साथ 7 फेरे लेकर जन्मों का वादा किया, उसने ही सपना की जान ले ली। अब मुन्ना समेत सभी लोग रवि की फांसी की मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सजा होनी चाहिए रवि को? और इसके इस फाइल पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।